कारक होता है और दूसरा पद किसी भी आइसोटोप से प्रभावित नहीं होता है। ये चीज हमको जब सल्फोनीकरण पे आया उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक जितनी अभिक्रियाएं थी 2 पद कह लो या 3 पद की अभिक्रिया थी, जिसमें पहला पद कौन सा था? कार्बोनियम आयन का बनना। दूसरा पद मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन का बनना। तीसरा पद था प्रोटॉन का निकलना। लेकिन सल्फोनीकरण जो है बाकी अन्य सभी अभिक्रियाओं से अलग है, क्योंकि इसमें यह पद या तो 3 पद का कह लो या हम कह सकते हैं ये 4 पद की अभिक्रिया होती है, जिसमें और बाकी सब अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं थी, जो अनुप्रतिस्थापी बेंजीन बनने के बाद वो पुनः वापस बेंजीन में परिवर्तित नहीं हो सकती थी और उसके ऊपर आइसोटोप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आइसोटोप लगा हाइड्रोजन की जगह यदि हम, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जगह यदि हम ड्यूटेरियम लगा दें या ट्राइटियम लगा दें तो सल्फोनीकरण में तो इस अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, लेकिन नाइट्रीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट, एसिटलीकरण, इन सब में प्रोटॉन की जगह दूसरा ड्यूटेरियम या ट्राइटियम लगा दें तो अभिक्रिया की दर कम हो जाती नहीं होती है, लेकिन सल्फोनीकरण में अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि सल्फोनीकरण अभिक्रिया कौन सी है? एक तो आइसोटोप, पॉजिटिव आइसोटोपिक इफेक्ट इस पे पड़ता है। पॉजिटिव आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब यदि हाइड्रोजन के साथ हम ड्यूटेरियम लगा दें तो अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। और दूसरा, बाकी सारी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया थी, इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, लेकिन सल्फोनीकरण कौन सी अभिक्रिया है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? रिवर्सिबल। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए अपन, जैसे ये H2SO4, इसमें हम सल्फोनी सभी H2SO4, जैसा कि आपको मैंने बताया, सल्फोनीकरण किसकी उपस्थिति में करते हैं हम? सदुम H2SO4, जिसमें कि SO3 भी उपस्थित होता है। तो ये H2SO4, H3O, HSO4 और SO3, ये SO3 जो है इसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के रूप में काम में लेते हैं, या हम इसको कहते हैं, इस अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SO3 है। ये SO3 क्योंकि इसमें सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन 3 जुड़ी हुई है, तो सल्फर के ऊपर धन आयन होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। SO3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम में लेते हैं। और ये बेंजीन रिंग से अभिक्रिया करके पहला पद जो है क्रिया को निर्धारित करने वाला पद, रेट डिटर्मिनिंग स्टेज, हम मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनाते हैं। ये मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन भी 3 अनुनादी संरचनाएं बनाकर स्थायी होता है और ये इसमें HSO4 से, इस पद में हम HSO4 से अभिक्रिया करके H को बाहर निकाल देते हैं, H2SO4 बनता है। और चौथा पद जो होता है जिसे हम कहते हैं, जिसमें H3O से प्रोटॉन का निकलना और H का जुड़ना, हम अल्टीमेटली इसमें हम SO3H बनाते हैं। इसको यदि हम अभिक्रिया को रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 दोनों में ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। तो मध्यवर्ती बनने के बाद चाहे तो मध्यवर्ती पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो सकता है और चाहे तो उत्पाद में भी परिवर्तित हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि सल्फोनीकरण जो है रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब एक बार जब कोई भी प्रतिस्थापी बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद वह अपना प्रभाव बेंजीन रिंग पर डालता है। तो बेंजीन रिंग पर कैसे प्रभाव पड़ता है?
यदि जैसे नाइट्रो समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो नाइट्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव कार्बन से ज्यादा होता है या कम होता है? नाइट्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव ऑक्सीजन का प्रेरणिक प्रभाव कार्बन से ज्यादा होता है। तो अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण जो उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेरणिक प्रभाव के कारण वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को कहाँ आकर्षित करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो माइनस आई प्रभाव होने के कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है। जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है तो बेंजीन की क्रियाशीलता कम रहेगी या ज्यादा हो जाएगी? अक्रिय हो जाएगा बेंजीन। तो बेंजीन पूरी रिंग अक्रिय हो जाती है। लेकिन जब यदि उसके ऊपर अपन एल्काइल समूह जोड़ते हैं, एल्किल समूह जोड़ते हैं, ये देखिए आप, जैसे एनिलीन हमने बनाया, NH2 की विद्युत नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण प्रेरणिक प्रभाव नाइट्रोजन का माइनस आई होने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन बेंजीन के कौन खींच रहा है? नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन एल्किल समूह जुड़ने के बाद इसका प्लस आई प्रभाव होने के कारण पूरा कार्बन इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? CH3 का बेंजीन रिंग को दे रहा है। तो ये बेंजीन रिंग पे देने के कारण ये बेंजीन पर अपनी इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि प्रतिस्थापी समूह जो इसके हुए जुड़े हुए हैं तो ये आगे और प्रतिस्थापन में बहुत अधिक प्रभाव कर डालते हैं। तो ये क्या प्रभाव डालते हैं हम देख सकते हैं। एक तो ये प्रेरणिक प्रभाव का प्रभाव हो गया। दूसरा, अनुनाद प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है बेंजीन रिंग पर? जैसे कि हम देख रहे हैं ये एनिलीन है। एनिलीन के नाइट्रोजन पर 2 अयुग्मित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अनुनादी संरचना बनाने के लिए पूरा बेंजीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर धन आवेश आ जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर द्विबंध उपस्थित हो जाता है। तो जो भी अनुनाद के कारण बेंजीन रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बेंजीन में देखो ऋण आयन आ रहा है। अनुनादी संरचना में देखिए ऋण आयन आया। यही ऋण आयन अनुनाद बनाने के लिए, अनुनादी संरचना के लिए पूरा विस्थानीकृत बेंजीन रिंग में होता रहता है। इसको हम पॉजिटिव जो रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। और ये अपनी बेंजीन तो, लेकिन कुछ जैसे हम देखते हैं कि कुछ तो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में अनुनादी संरचना बनाने के लिए देते हैं और कुछ जो जैसे क्लोराइड है, तो ये क्लोरीन है जो अपनी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को माइनस आई प्रभाव के कारण खींच लेता है। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह कौन है? नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण तो प्रेरणिक प्रभाव से अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित था वो किसको दे रहा है? बेंजीन को दे रहा है। तो बेंजीन का पाई प्रभाव के अनुनादी प्रभाव बनाने के कारण इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसी तरह फिनोल है। फिनोल में भी उसका अनुनाद प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से अधिक है, इसलिए बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है। और जैसे ही बेंजीन पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व ज्यादा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी बेंजीन रिंग सक्रिय हो जाएगी। सक्रिय हो जाएगी तो और जल्दी जल्दी प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं देगी। तो इस प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं के कारण ये ऑर्थो और जो भी बेंजीन रिंग को सक्रिय करता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो बेंजीन को अक्रिय कर देता है, जैसे देखिए आप नीचे बेंजोल्डिहाइड है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण भी अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है और अनुनाद प्रभाव के कारण भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसके कारण बेंजोल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन जो भी माइनस आई प्रभाव वाले हैं वो जो अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन में अनुनादी संरचना बनाने के लिए नहीं देते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। समझ आ गया क्या ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कौन होता है और मेटा डायरेक्टिंग? इसी तरह देखो क्लोराइड जो है वो वैसे तो माइनस आई प्रभाव के कारण सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, लेकिन
ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो क्लोराइड के ऊपर उपस्थित है, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? Cl के ऊपर उपस्थित है, वो अनुनादी संरचना बनाने के लिए बेंजीन को दे देता है। तो मीजोमेरिक प्रभाव जो होता है, बेंजीन का मीजोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व बेंजीन पर अधिक हो जाता है और इस वजह से क्लोरोबेंजीन जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती है, ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापी अभिक्रिया देती है। तो हम ये इसका पूरा कंक्लूजन है। देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह जो होता है वो ऑर्थो पैर कौन कौन होता है? एल्किल समूह होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम होता है, जो कि इनके पास लोन पेयर उपस्थित होगा तो ही ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। लेकिन कॉमन जो हैलोजन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रभाव होते हुए भी, क्योंकि यह अनुनादी संरचना विस्थानीकृत करने के लिए बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए ये भी ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनाएंगे। तो हम अब देखते हैं कि सारी बेंजीन की अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन जनरल ऑल एरोमेटिक कंपाउंड देता है। कौन कौन से एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी देते हैं, हाइड्रोकार्बन देते हैं, हेट्रोसाइकिल देते हैं और प्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न भी इस अभिक्रिया को देते हैं। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी जो उपस्थित होता है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है? देखिए, या तो प्रतिस्थापी की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उससे अभिक्रिया की दर बढ़ती है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है उससे अभिक्रिया की दर घट जाती है। तो पहला तो कारण क्या है? बेंजीन रिंग की अभिक्रिया की दर, प्रतिस्थापी बेंजीन रिंग की अभिक्रिया की दर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। किसकी उपस्थिति के कारण? प्रतिस्थापी की उपस्थिति के कारण। दूसरा, जो नया उत्पाद बना है, नया उत्पाद ऑर्थो पैरा या मेटा बनेगा, वो कौन निर्धारित करेगा? पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी। और जैसे हम देखते हैं, उदाहरण लेते हैं, टॉल्यूइन का उदाहरण ले रहे हैं। CH3 बेंजीन रिंग पे एक प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है। अब हम क्या सोचते हैं, टॉल्यूइन कौन सा आने वाला, और यदि इसका हम प्रतिस्थापन ब्रोमीनीकरण करते हैं तो आने वाला ब्रोमीन कहां पर आएगा? ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। देखिए आप, उत्पाद में क्या बन रहा है? ऑर्थो ब्रोमोटॉलिन या पैरा ब्रोमोटॉलिन। मेटा ब्रोमो का बहुत कम मात्रा में बनता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने वाला, सक्रिय करने वाला समूह होता है। ठीक है ना? अब हम NO2 का उदाहरण लें, नाइट्रोबेंजीन का उदाहरण लें। NO2 क्या है? -I प्रभाव वाला है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन न तो शेयर भी नहीं करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो सारे इलेक्ट्रॉन NO2 अपनी तरफ ले लेता है। यदि NO2 का हम और नाइट्रीकरण करते हैं तो हमें देखो, ऑर्थो तो बहुत कम प्रतिशत में मिला, ज्यादा क्या मिला? नाइट्रोबेंजीन मिला, और पैरा भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि जो NO2 है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करने वाला समूह मेटा डायरेक्टिंग होता है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला जो बेंजीन को सक्रिय करता है वो ऑर्थो और पैरा वाला होता है। अब हम इन सभी के आधार पर इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर जो होते हैं वो बेंजीन रिंग को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं। देखो, सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग समूह कौन सा है? नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं, एल्किल समूह, फिर NHCOR, इसमें NH के ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 है, फिनोल के ऊपर भी 2 है। और तो अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, बेंजीन को सक्रिय करने की, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति इन सभी अभिकर्मकों की बढ़ती जा रही है। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा कैटेगरी जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन वो बेंजीन रिंग को
अक्रिय कर देते हैं। तो ऐसे कौन से हैं? सारे हैलोजेंस। कौन है? हैलोजेंस। वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं, आने वाले समूह को कहां पर भेजते हैं? ऑर्थो और पैरा पर भेजते हैं। यदि इनका प्रतिस्थापन क्लोरोबेंजीन का यदि अपन क्लोरीनीकरण करेंगे तो ऑर्थो क्लोरो मिलेगा हमको, पैरा क्लोरोबेंजीन मिलेगा, लेकिन वो बेंजीन रिंग को अक्रिय कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो प्रेरणिक प्रभाव के कारण, उनका प्रेरणिक प्रभाव बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है। तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में देने के कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? मेटा डायरेक्टिंग, जो कि सारे अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हम देख रहे हैं ऊपर से जैसे जैसे धन आवेश अभिकर्मकों का बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति उनकी बढ़ती जाती है। तो ये हमको मेटा डायरेक्टिंग समूह है, जैसे SO3, NO2, साइनाइड, एसिड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड और कीटोन, ये सब क्या है? ये मेटा डायरेक्टिंग समूह है। ये इनका पूरा कंक्लूजन है। जो यूनिक पोजीशन, हैलोजन की पोजीशन कौन सी है? यूनिक पोजीशन है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करने वाले और इलेक्ट्रॉन देने वालों के बीच में इन हैलोजेंस की कैटेगरी है। एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बीच की स्थिति है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो कैसे इनको एक्टिवेट करता है, ये हमको देखना है। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, देखो कैसे एक्टिव करता है बेंजीन रिंग को। तो इस पे क्या आ रहा है? धन आवेश आ रहा है, मध्यवर्ती बना ये इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ा हाइड्रोजन वाला कार्बन, और ये मध्यवर्ती बना। तो स्टेबलाइजिंग द कार्बोकैटायन, जैसे ही ये मध्यवर्ती बना, हम कहते हैं कि 3 अणुनादी संरचनाएं बनाता है वो। तो जब 3 अणुनादी संरचनाएं बनाता है तो इस sp3 कार्बन के पास वाला कार्बन धन आवेशित होता है। यही धन आवेश अणुनादी संरचना बनाकर स्टेबलाइज हो जाता है। तो जो जितना स्टेबलाइज मध्यवर्ती बनाएगा वो, अब देखो ऑर्थो पैरा पर ही ये स्थायी हो रहा है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेट करता है और ऑर्थो पैरा बनता है। लेकिन जैसे विड्रॉइंग समूह जोड़ा, विड्रॉइंग पहले से तो बेंजीन के ऊपर धन आवेश है, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ भी दिया हमने, और बेंजीन के ऊपर पहले से तो धन आवेश है, और यदि इसका हम इलेक्ट्रॉन निकालने वाला समूह उस पर लगा देंगे तो पहले से ही धन है और उसके ऊपर धन आवेश होगा, तो वह अस्थायी हो जाएगा। तो जितना ज्यादा मध्यवर्ती स्थायी बनेगा, मध्यवर्ती क्योंकि धन आवेशित है, यदि इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो उसका स्थायी संरचना बना पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह अस्थायी पहले से धन है और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो अस्थायी बन जाएगा। इस कारण बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है और वो मेटा डायरेक्टिंग होती है। अब इनका हम ऊर्जा आरेख को देखें, हम ऊर्जा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तीनों को देखें हम। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है, दूसरी एक्टिवेशन जो एनर्जी मध्यवर्ती 1 जो है, देखो बेंजीन दोनों से मध्य की है। जैसे यदि हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला समूह लगा दिया इस पे, तो देखो अभी एनर्जी ऊर्जा की दर कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो गई ना। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह यदि लगाते हैं अपन, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और कम ऊर्जा पर ही हमको उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करने वाला समूह यदि हमने लगा दिया प्रथम प्रतिस्थापी के बाद, तो देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीज हो गई, हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेंजीन रिंग की डीएक्टिवेशन के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें बाहर से देनी पड़ती है, हमें अभिक्रिया में ऊर्जा नहीं मिलती है। तो हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सक्रिय करने वाला यदि प्रतिस्थापी हम लगाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और यदि विड्रॉइंग वाला समूह लगाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बेंजीन के बनिस्बत। समझ में आया आपको? तो आप ऊर्जा आरेख डायग्राम से भी हम
तो हम इसके भी ओरिएंटेशन इफेक्ट, आने वाला किस जगह ओरिएंटेशन इफेक्ट, अभिविन्यास से भी हम इसको समझा सकते हैं कि यदि हम ऑर्थो पे देखो, टॉलिन दिख रहा है आपको, टॉलिन पे यदि हमको देखना है कि आने वाला दूसरा प्रतिस्थापी कहां पर लगेगा, तो हमने ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल को लगा के देखा, ऑर्थो पे लगाया इलेक्ट्रोफाइल, CH3 के ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल लगाया, तो हमको इसके ऑर्थो पर और इसके पैरा पर, हमें ऑर्थो और पैरा पर धन आवेश मिला। और तीसरी अनुनादी संरचना कहां मिली, जिस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ था, धन आवेश कहां मिला, जहां पे CH3 जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ है उस पर धन आवेश आता है, और यदि CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है तो वो स्थायी कर पाएगा इसको। तो ये वाली संरचना सबसे ज्यादा स्थायी कर रही है, लेकिन ऐसी संरचना हमको मेटा अटैक में कहीं पर भी नहीं मिल रही है। ऐसी कोई स्थायी संरचना हमको मेटा आक्रमण पर करने पर कहीं नहीं प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार पैरा पर आक्रमण करने पर भी हमें ऐसी संरचना, ये वाली देखो, ये वाली संरचना ऐसी प्राप्त हो रही है जिस पर कि जिस कार्बन पर धन आवेश है उसी कार्बन पर CH3 समूह भी उपस्थित है। तो क्योंकि ऐसी संरचना इन्हीं में ऑर्थो और पैरा आक्रमण पर ही मिलती है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये ऑर्थो पैरा आक्रमण करते हैं। अब नाइट्रोबेंजीन का वो CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला था और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिमूव। इसमें हम ऑर्थो पे अटैक करके देखें तो हमको देखो ये संरचना ऐसी मिल रही है जिसपे नाइट्रोजन पर भी धन आवेश है और कार्बन पर भी धन आवेश है, नजर आ रही है। ऐसी अनुनादी संरचना जिसमें नाइट्रोजन पर भी धन है और कार्बन पर भी धन है, तो ये सबसे ज्यादा अस्थायी संरचना हुई। तो ये सबसे ज्यादा अस्थायी संरचना, ऐसी संरचना हमको ऑर्थो और पैरा आक्रमण पर ही प्राप्त हो रही है। मेटा आक्रमण पर ऐसी कोई भी, बेंजीन रिंग में तो धन आवेश आ रहा है, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो रही है मतलब, लेकिन ऐसी कोई संरचना जो कि बहुत ज्यादा अस्थायी हो, ऑर्थो और पैरा पर ही मिल रही है, मेटा पर नहीं मिल रही है। इसलिए आने वाला नाइट्रोबेंजीन कौन सा है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम लिमिटेशन क्या है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया की, क्योंकि बेंजीन रिंग जैसे ही सक्रिय हो जाती है, एक CH3 हमने जोड़ा और बेंजीन रिंग सक्रिय हो जाती है, तो आने वाला और जो CH3 है फटाफट इससे जुड़ता जाता है क्योंकि सक्रियता बढ़ जाती है। तो हम एक टॉलिन को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमको पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लेकिन COCl तो क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, तो हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलता है। इसी तरह हम देखते हैं कि बेंजीन में जैसे एनिलीन है, तो एनिलीन की अभिक्रिया बेंजीन से ज्यादा तेज होती है क्योंकि एनिलीन NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है। तो कम तापक्रम पर और कम उस पे ही हमको, जैसे हमने एनिलीन का ब्रोमीनीकरण किया तो ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाता है, क्योंकि बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा एनिलीन की NH2 की उपस्थिति के कारण क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो हम एक Br जोड़ना चाहते हैं और 3 Br जुड़ जाते हैं, ट्राइब्रोमो बन जाता है। इसी तरह फिनोल भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है तो ट्राइब्रोमो फिनोल बन जाता है। लेकिन कई बार तो फिनोल इतना एक्टिव होता है किसी कैटलिस्ट की भी आवश्यकता नहीं है और बिना कैटलिस्ट के ही वो ये ब्रोमोफिनोल बना लेता है। तो बेंजीन रिंग में NO2 समूह जी एक्टिवेटर है, बहुत ही अक्रिय बना देता है, और इसलिए हम इसके, क्योंकि इतना ज्यादा अक्रिय बना देता है बेंजीन रिंग को, तो नाइट्रोबेंजीन कोई इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया देती ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद एनिलीन जो ल्यूइस बेस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। क्यों नहीं देता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्योंकि जो इसके नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो एयर से ये ल्यूइस बेस हो गया और ये ल्यूइस एसिड हो गया। ल्यूइस बेस और एसिड बीच में ये लवण बना लेते हैं और आगे कोई भी अभिक्रिया प्रतिस्थापी इसमें नहीं हो पाती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया यदि आपके आती है एग्जाम में, तो आपको इसकी कमियां लिख के भी बताना है कि इसकी क्या क्या कमियां हैं। ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देता है, ये नाइट्रोबेंजीन इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, एनिलीन बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाता है और एनिलीन प्रतिस्थापी अभिक्रिया नहीं देता है। तो अब
अभी तक हम बात कर रहे थे कि डाई सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। यदि हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया है, जैसे आप देखिए एक में CH3 जुड़ा हुआ और एक में NO2 जुड़ा हुआ है। CH3 तो कौन सा डायरेक्टिंग है? पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। NO2 कौन सा डायरेक्टिंग है? NO2। तो अब किसकी कौन प्रबल है, किसकी उपस्थिति का हमको, तो CH3 तो कहेगा ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए, NO2 कहेगा मेटा पे आने वाला लगना चाहिए। तो ऐसी स्थिति यदि है तो दोनों का हम कहना मानेंगे और दोनों की उपस्थिति, NO2 कह रहा है तो मेटा पे Br लग गया और CH3 कह रहा है तो ऑर्थो पे लग गया। तो यदि दोनों विपरीत दिशा वाले हैं तो दोनों के अनुसार प्रतिस्थापी होता है। समझ में आ गया? तो दोनों के अनुसार हम प्रतिस्थापी अभिक्रिया करेंगे। अब देखो यदि NHCO3 NHCO CH3 क्या है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है और CH3 क्या है? CH3 पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यदि दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे हम? जब दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह इस पे लगे हुए हैं तो इसमें जो ज्यादा प्रबल होगा, अधिक प्रबल का हम कहना मानेंगे, और तो वीकर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो जो ज्यादा अधिक प्रबल जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह होगा उसके अनुसार हम आने वाले समूह को वो दिशा निर्धारित करेगा। तो ये NHCO3 ज्यादा प्रबल है, इसके अनुसार हमने इसके ऑर्थो पर हमने Br समूह लगाया है। समझ आया आपको? समझ आ गया ना? यदि दोनों एक जैसे हैं तो प्रबल जो होगा उसके अनुसार, यदि दोनों विपरीत हैं तो दोनों के अनुसार दिशा निर्धारक है, तो दोनों के अनुसार हम लगाएंगे। और आप तीसरा उदाहरण देखिए कि यदि CH3 क्या है? ऑर्थो पैरा, और ये वाला CH3 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन दोनों एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं? वैसे CH3 क्या ऑर्थो पैरा पे लगना होना चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर लगे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन पे दोनों की जो बीच की मेटा पोजीशन है उस पे कोई भी आने वाला प्रतिस्थापी नहीं लगेगा, और ये जो खाली पोजीशन है ऑर्थो टू 1 CH3 ग्रुप, जो पोजीशन मेटा वाली नहीं है उस पर आने वाला ऑर्थो और पैरा समूह लगेगा। ये इसका भी ऑर्थो हो गया और इसका पैरा हो गया, इसका ऑर्थो हो गया और इसका ये पैरा हो गया। ऐसी कंडीशन पे जो खाली जगह है उस पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगेगा। थैंक यू। आपका और कोई डाउट हो, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।